हेलो दोस्तों, आ गए हम एक और रिएक्शन के साथ। और आज का रिएक्शन हमारा एक ऐसी शख्सियत के ऊपर है जो कि काफ़ी मशहूर हैं। एक ऐसी ऐतिहासिक मूवी में उनका एक ऐसा किरदार रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। दोस्तों, आपने शोले फ़िल्म तो देखी ही होगी, वो तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने नहीं देखी शोले। शोले में मुख्य एक किरदार जो था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था, जो गब्बर का था, जिसको अमजद खान ने मतलब उस रोल को किया था। तो दोस्तों, आज हम उन अमजद खान की इंटरव्यू को लेके आए हैं आप लोगों के सामने। देखते हैं उनका इंटरव्यू। और उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल पूछे गए पॉलिटिक्स को लेके, क्या आप कभी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, तो उन्होंने इस चीज़ से साफ मना कर दिया। और दोस्तों, उन्होंने जितने भी एक्टर हैं उनको पॉलिटिक्स में आने की वजह उन्होंने ये बताई कि ये जितने भी एक्टर हैं सब अपने फ़ायदे के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अमजद खान साहब का या ये कह लें कि गब्बर सिंह का इंटरव्यू देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग पॉलिटिशियन बने हैं, क्या आप भी ऐसा नहीं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिशियन बने उनमें एक दत्त साहब को छोड़कर बाकी सब अपनी कन्वीनियंस के लिए बने हैं। सिवाय दत्त साहब के हर आदमी इस वजह से पॉलिटिशियन बन गया है कि उसका कोई ना कोई फायदा होगा उसमें। संजय दत्त के होगा और फादर हो रहा है। क्या आप कभी कभी नहीं, पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी नहीं। मेरा क्या है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं मुसलसल झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं पॉलिटिशियन झूठ नहीं बोल सकते। पॉलिटिशियन बनने के लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी है। अवश्य है, बहुत जरूरी, क्योंकि कितने लोगों को खुश रखना है। अगर भारत में करप्शन कुछ कम हो जाए। देखिए, मैं इस बात पे भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ भारत में करप्शन नहीं, करप्शन सारी दुनिया में है। लेकिन क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि भारत में करप्शन छोटी लेवल से शुरू होती है और बड़ी लेवल तक जाती है? मैं तो कहता हूँ बड़ी से बड़ी लेवल से शुरू होती है और छोटी तक पहुँचती है। जी, उसकी वजह है कि अगर मैं एक नौकर हूँ, अगर अपने मालिक के यहाँ काम करता हूँ, मेरा मालिक शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं घर के अंदर शराब पी के जुआ खेल के घुसूँ। सही बात है। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरा मालिक जो है परले दर्जे का अय्याश है, तो आपको कौन रोक तो फिर मुझे कौन रोक सकता है? वो खुद ही नहीं रुकेगा तो मुझे क्या रोकेगा? तो हमारी सही बात है, सही बात। ऊपर का हिस्सा ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है। जैसे अगर कोई जगह सड़ जाए तो कपड़ा तो है नहीं कि काटा पैबंद लगा दिया ना, इसको पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है। बिल्कुल एक कैंसर की तरह बिल्कुल एलिमिनेट करके फेंक देना पड़ता है। ये कभी होगा? मुश्किल है। आप दोस्ती को कितना महत्व देते हैं? मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेंबर जितना महत्व देता हूँ। दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ दोस्तों के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल दिया तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है। सही बात है, सही बात। कभी कोई ऐसा दोस्त आपका मिला है जिसने आपकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया? बहुत से मिले। आप ये पूछिए, कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया हो? फर्क है। मगर वो फिर दोस्त रहते भी नहीं ना ज़्यादा देर तक। आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर सकते? अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उससे मैं आपको अगर पूरा साइकोलॉजी और पूरी बेसिस समझाऊं और फिजियोनॉमी समझाऊं अपनी, शायद आप समझ लेंगे। मैं वो आदमी जो दिन के 4 या 5 घंटे कसरत किया करता था। 4-5 घंटे? जी हाँ, बैडमिंटन वगैरह, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, वेट्स। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहा। डॉक्टर ने मुझे मना किया कि 3 साल तक कोई एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि मेरी सब हड्डियाँ टूटी हुई थी बुरी तरह। और उसके बाद जब ठीक हुआ, मैं फिर शुरू करने लगा, फिर एक और एक्सीडेंट हुआ, फिर टांग टूट गई, फिर लेट गया बिस्तर में। उसके बाद मुझे एक पिछले साल 2 साल पहले एक अटैक हुआ था, called the Bell's pulse, which is paralyzes the left side of your face. Any side, it can paralyze the right or left. तो मेरा ये हिस्सा मुंह का पैरालाइज हो गया था। तो 2 महीने 2.5 महीने के लिए आई वाज केप्ट ऑन स्टेरॉइड्स। Oh my God. व्हेन यू केप्ट ऑन स्टेरॉइड्स इतने लंबे पीरियड के लिए, और फिर आपको मना कर दिया जाए कि आप कसरत मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, तो नेचुरली योर वेट इज बाउंड। चलिए, आपकी बात मैं समझ गई। तो ये हिस्ट्री है पूरी उसकी। आपको तकलीफ तो नहीं होती चलने फिरने में? वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ से गले से लेकर नीचे तक एक बहुत लंबा निशान है, वो क्यों है? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब ये तो नहीं बता सकता हूँ आपको, दाढ़ी बनाते हुए रेजर स्लिप हो गया था, लग गया था, आप मानेंगे नहीं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और
पहला एक्सीडेंट जो हुआ था, और उसमें कुछ ये मेरी 11 पसलियाँ टूट गई थी, अरे टांग टूट गई थी, मरते मरते बचा मैं। ये पहला एक्सीडेंट, इसके बाद भी और हुए थे? कई हो चुके हैं मेरे ओह, साथ, अच्छा। हादसे तो लगे हुए हैं। वो क्या वो चुंबक की तरह? हाँ, वो मैं इसी क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत का सामना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं सड़क में, मुसीबत पीछे से आके टटोलती है, अरे भाई जरा सुनना। बिल्कुल ऐसा है। आप बहुत धार्मिक विचार के हैं। धार्मिक, हाँ, मैं, मेरा मजहब इंसानियत है। बेशक। आप इस्लाम में विश्वास रखते हाँ, हैं? बिल्कुल रखता हूँ, इसीलिए इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इंसान बहुत बड़ा है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अच्छा, आप फिल्मों में सब जानते हैं एक विलन की हैसियत से आए, बहुत से रोल, उसके बाद आपने कुछ मुख्तलिफ भी किए होंगे, लेकिन ये जो आपका विलन का रोल है, टाइप कास्टिंग है, ये बिल्कुल एक तरह से जम सा गया है। क्या इस तरह के रोल आप पसंद करते हैं करना नहीं, हमेशा? टाइप कास्ट तो मैं कभी हुआ ही नहीं, और उसका मुझे शुक्रिया अदा अपने डायरेक्टरों का और प्रोड्यूसर्स का करना पड़ेगा, जिन्होंने मेरे साथ हर किस्म के रिस्क लिए, कॉमेडी भी करवाई मुझसे, इमोशनल रोल्स भी करवाए, सब कुछ करवाए, तो मुझे उन्होंने टाइप कास्ट होने से बचा दिया। यानी मेरी फिल्म कोई देखने जाता है तो उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि साहब इसमें ये क्या करने वाला है, एक हटके ही बात उनको नजर आती है। जैसे वो चंद्रशेखर की गुगली हुआ करती थी ना चाइना में, जी जी। वैसा है सर। एक आपकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, नूतन के साथ थी, तेरी जहाँ मानसी राज तारों खोसला से। साहब की फिल्म जी, थी, बहुत खूबसूरत थी, अदाकारी उसमें आपकी बहुत अच्छी थी। और मगर बदकिस्मती से चली नहीं फिल्म ज़्यादा। इसके पीछे मैं कभी सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या कारण होगा कि फिल्म हिट नहीं हुई। कारण तो किसी की समझ में नहीं आया, अगर खोसला साहब की समझ में आ गया होता तो शायद वो भी उसे फिर दोबारा बना के चला देते, लेकिन ये कीमिया है जो किसी के हाथ नहीं लगा आज तक, ये कौन सी फिल्म चलती है, क्यों नहीं चलती। कुत्तों की, घोड़ों की फिल्में चल जाती हैं सब, कुत्ते कोर्ट में आके गवाही देते हैं, फिल्म चल जाती है। सांप उठ के ट्रांजिस्टर छुपा देता है, वो कुत्ता वीडियो कैमरा छुपा देता है, वो फिल्में चल जाती हैं। क्या इसके पीछे ये कारण है कि जो लोग देखने वाले हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि कौन सी फिल्में चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी? पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं साहब फिल्म और कहानी उसी वक्त अप्रिशिएट होती है जब लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। तब इससे तो यही एनालिसिस बनता है कि साहब क्या आदमियों से कम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जानवरों से ज़्यादा करते हैं लोग। एनालिसिस तो यही बनता है उससे। देखने से तो यूँ ही लगता है। अगर देखा जाए हमारी जो फिल्में हैं उनमें कहानी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, वो ही पुराने ढर्रे की कहानी, वही मसाला फिल्म, वही लड़की का मिलना जुलना, वो विलन आ गया, मार कुटाई हुई, बहुत हंगामा होता है फिल्मों में। डाउन टू अर्थ फिल्में बनती हैं लेकिन बहुत कम बनती हैं। नहीं, डाउन टू अर्थ फिल्म मुझे नहीं लगता सिनेमा वो कहलाती है। सिनेमा क्या कहलाता है? सिनेमा मेरी नज़र में आपके लिए एक 3 घंटे की राहत है, जैसे सर्कस राहत होती है, जैसे जू राहत। मूड फ्रेश हो जाता आप है। अपनी दुनिया का हर प्रॉब्लम, अपना हर मसाइल भूल कर आप थिएटर में जाके बैठते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमोशनली रिचर होकर हंस के रोकर निकल आते हैं बाहर। लेकिन क्या ये नहीं आप सोचते कि आप फिल्मों में दिखाते हैं लोग बहुत अमीर हैं, बहुत उनके पास है, जो देखने वाला है उसके पास शायद वो सब चीज़ें न हो, क्या वो जब बाहर सिनेमा से निकलता है उसको कोफ्त नहीं होती हो कि मेरे पास ये नहीं, काश मेरे पास ये होता? नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। अब हम फिल्म में खूबसूरत हीरो बताते हैं तो जो देखने वाला निकल के बाहर आता है तो वो अपने आप से चिढ़ने लगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या हीरोइन बताते हैं जो बहुत अच्छी लगती नहीं, चाहेगा तो बल्कि वो उसके साथ उस वो मौके के लिए आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप को ढाल लेता है उस किरदार में, सोचता है मैं ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए वो आदमी बार बार जाके वो फिल्में देखता है कि साहब एक आदमी 12 आदमियों को पीट रहा है, मार रहा है, तो वो जाके उसको देखता है, उसको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, मगर वो करता नहीं कभी। वो ये नहीं कहता कि काश मैं कर सकता। काश तो हर बात पे काश होती है। काश तो ऐसे सड़क पे खड़ा होकर वो गाड़ी खूबसूरत देखे बोले काश मेरे पास हो सकती। अब मरीन ड्राइव पे अगर कोई फ़कीर घूम रहा है तो वो तो कहेगा काश मैं इस बंगले में रहता या इस बिल्डिंग में रहता। काश का तो कोई जवाब नहीं, जब से इंसान जात पैदा हुई है काश साथ लगा हुआ। तो फिल्मों को देख के उन लोगों को कोफ्त नहीं होती होगी? वो नहीं, मुझे नहीं लगता कोफ्त होती, बल्कि उनके लिए थोड़ी देर के लिए वो उन घरों में जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रईसी का एक हिस्सा बन जाते हैं, अगर रईसी है फिल्म में तो। अभी जो आजकल फिल्में बनती हैं, आपने रेप की भी बात की, उसे देखकर ज़रा मैं खुद एक औरत होते हुए पसंद नहीं करती कि इस तरह के सीन देखे जाएं, दिखाए जाएं। तो आपको तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये हकीकत है? आपको न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समाज सेवा के सेंटर्स में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत क्योंकि आप जाते हैं। हमको देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक ज़माने में लिटरेचर जो था वो लिखा जाता था एनवायरनमेंट, कल्चर, उस वक्त की ज़रूरियात को देखकर, उस वक्त के माहौल को देखकर वो रिफ्लेक्ट करता था। सिमिलरली आज सिनेमा हमारे यहाँ जो बनती है वो आजकल के माहौल का रिफ्लेक्शन है। इट इज़ नॉट द इमेज, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द मैटर, इट इज़ मियरली एन इमेज। जो होता है उसको हमारी फिल्में रिफ्लेक्ट करती हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखकर, पढ़ के पेपरों में, उस पर प्लॉट बनाते हैं लोग।
तो वी आर लिविंग इन अ वेरी सिक सोसाइटी। We are not living in a sick society. The whole world is going through practically a very sick period. It is not only Indian cinema. It is the whole world that is going through a crisis. क्या मैं अगर ये कहूँ कि अगर इन फिल्मों में ये सारे सीन न दिखाए जाएं तो ये तो नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे होने। बिल्कुल नहीं बंद होगी। क्या कम होंगे? अगर आप ना दिखाएं कम नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इंसानी कमजोरी को तो आप कम नहीं कर सकते। भारत में जो फिल्मी कलाकार हैं उनको इतना मान दिया जाता है, सिर्फ उनके फैशन को इमिटेट करने की हद तक, बस बस उनकी हरकतों को नहीं। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कभी नहीं, बिल्कुल सिवाय उनके हेयर स्टाइल के उनकी कौन सी बात है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं? मारपीट कहाँ करते हैं लोग? कोई देखा आपने एक आदमी 12 आदमी को मार रहा कहता है कि मैंने अमिताभ को देखा हुआ? हाँ, ये बात सही है आपकी, मैंने देखा तो नहीं। आपने किसी लड़के को देखा है सड़कों पे गाना गाते हुए पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ? वो भी नहीं देखा। आपने किसी लड़की को देखा है कॉलेज में किताबें गिराते हुए, एक को थप्पड़ मारते हुए कि लुच्चा हट जाओ यहाँ से? नहीं देखा कभी। तो इसका मतलब है कि ये फिल्में जो पिछले 100 साल से बन रही हैं इनका कोई असर ही नहीं है हिंदुस्तान के ऑडियंस में। जो लिखते हैं अखबारों में या मैगजीन्स में लिखते हैं, जो कुछ वो लिखते हैं, कभी आप पढ़ते हैं? हाँ, जब कोई घटिया बात लिखी जाती है तो लोग सामने ला के रख देते हैं कि अरे यार ये पढ़ो, देखो कैसे लिखा हुआ। आपके बारे में किसी के बारे में भी आप पढ़ते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं उस समय? अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे आपको कोई आपके बेडरूम में दरवाजा खोल के झांक रहा है अंदर। तो आप ये समझते हैं कि जो फिल्मी दुनिया की बातें हैं उसको बताया ना जाए? जो फिल्मी दुनिया की बातें हैं वो फिल्मों तक महदूद रहनी चाहिए, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। कई अखबार वाले ये कहते हैं कि जब फिल्म स्टार्स लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं वाया वीडियो, तो हमें पूरा हक है कि हम उनकी ज़िंदगी तक भी पहुँचें। नहीं, वो फिल्म और वीडियो के द्वारा पहुँचे, वो किसी के दरवाजे ठोक के अंदर घुसे नहीं है। तो आप नहीं, सही बात। तो आप इस बात पे बहुत, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है, मैं फिल्म मैगजीन्स को वो पैरासाइट्स कहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के खून पे पलते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट व्यू पॉइंट। देयर ओन कंट्रीब्यूशन इज निल। लेकिन अगर फिल्म मैगजीन्स न हो, बहुत अच्छा हो, लोग बहुत सुखी रहेंगे। पर आप लोगों के बारे में नहीं, किसी को नहीं, हमारी फिल्में हैं हमारे बारे में सब कुछ बोलने की। लेकिन नए कलाकारों के बारे में कैसे? नए कलाकार फिल्म में आएंगे, मालूम पड़ जाएगा। देखने कौन जाएगा अगर उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं? नहीं, आप क्या समझती हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले हमारे यहाँ हर कोई है? हिंदुस्तानी में ना ना ना, 17% एजुकेशन है हमारे यहाँ, उससे ज़्यादा नहीं है। तो लोग सिर्फ पोस्टर्स वगैरह लोग देख के पोस्टर देख के, आप लोगों को देखिए पोस्टर जब नए लगते कैसे खड़े होकर देखते रहते। यहाँ पढ़ना लिखना बहुत कम लोगों को आता है, टैक्स भी बहुत कम लोग देते हैं। कौन लोग? पूरा आधा % पॉपुलेशन है इस मुल्क की जो टैक्स देती है, उनमें से हम है। अब तो देने लगे हैं पिछले साल उन्होंने एडवर्टाइजिंग से कमाई। अगर कोई सोचे और करे तो सोचेगा कि अच्छा हमारे पास नए स्टूडियोज़ लगाएं ताकि जो हम सीरियल्स वगैरह दिखा रहे हैं जिनसे हमें पैसे बनते हैं उनके लिए अच्छा इक्विपमेंट नया लाया जाए। वो क्यों नहीं किया जा रहा? आप फिल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको बिल्कुल मुख्तलिफ विषय के बारे में सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स का एक बड़ा अपना सिस्टम होता है अजीब सा। वो कहाँ से आते हैं, कौन से घेरे में जाते हैं, कहाँ पर साइफन हो जाते हैं, किसी को नहीं मालूम पड़ता। यू डोंट नो वेयर द मनी गोज एक्चुअली। ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये था, ऐसा क्यों होता है। होता है, उसका जवाब ना आपके पास है ना मेरे पास है ना ही पॉलिटिशियंस के पास है। मुझे लगता है दुनिया के किसी इंसान के पास ये जवाब नहीं कि ऐसा क्यों होता है, मगर होता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा एक मशहूर एक्टर अभिनेता का इंटरव्यू, जो कि उन्होंने ये सब बातें कहीं, हर एक चीज़ का जवाब दिया। काफ़ी अच्छा जवाब थे इनके, को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रिएक्शन? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे नई नई वीडियो पे रिएक्शन आता रहेगा, रोज़ आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।